आप सभी संस्कृत अध्येताओं का हार्दिक अभिनंदन। मैं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जोशी, सह आचार्य संस्कृत, गौरी देवी राजकीय महिला महाविद्यालय अलवर। हम एमए फाइनल संस्कृत साहित्य पेपर तृतीय गद्य पद्य चंपू इसका अध्ययन हम कर रहे हैं। जो विश्वविद्यालय का पाठ्यक्रम है उसमें नैषधीय चरितम ये महाकाव्य है, जो कि महाकवि श्री हर्ष प्रणीत है। इस महाकाव्य का जो प्रथम सर्ग है ये हमारे पाठ्यक्रम में है। इस प्रथम सर्ग के अनेकों श्लोकों का हम पूर्व में अध्ययन कर चुके हैं। आज उससे आगे जो श्लोक हैं उनका अध्ययन करेंगे। तो देखिए श्लोक। अथ श्रिया भर्सित मत्स्य केतन है, समम वयस्य स्वरहस्य वेदिभि स्व रहस्य वेदिभि पुरोपकंठो वनम क्लेक्षिताम दिदेश यानाय निदेश कारिण है। देखिए, अथ श्रिया भर्सित मत्स्य केतन है, समम वयस्य स्वरहस्य वेदिभि पुरोपकंठोपवनम क्लेशिताम दिदेश यानाय निदेश कारिण है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए शब्दार्थ देख लेते हैं। अथ इसके पश्चात, देखिए श्रिया शरीर शोभा से, भर्षित मत्स्य केतन है, वर्षित करने वाले मत्स्य केतन है कामदेव को, समम साथ में। ठीक है, वयस्यई जो मित्र वगैरह हैं, मित्रों के, है ना। स्वरहस्य वेदी भी, स्वरहस्य वेदी भी अपने रहस्य को, अपने रहस्य को वेदी भी जानने वाले। पुरोपकंठो उपवनम, पुरो नगर के उप समीप में, कंठो उपवनम उद्यानम, पुरोपकंठो वनम तो नगर के समीपवर्ती उद्यान के, किले छिताम किले निश्चित रूप से, इक्षिता देखने के इच्छुक, दिदेश आदेश दिया, यानाय यान के लिए, सवारी लाने के लिए। ठीक है, निदेश कारिण है, निदेश कारिण है भृत्यों को, अपने सेवकों को। ठीक है, तो शब्दार्थ हो गया। अब इसका हम देखते हैं अन्वय। तो अन्वय क्या है, तो देखिए अथ श्रिया भर्षित मत्स्य केतन है, स्वरहस्य वेदी भी वयस्यई संपुरोपकंठो उपवनम, इक्षिता किल निदेश कारिण है यानाय दिदेश। ठीक है, क्लियर। अब यहां से हम इसका अर्थ देखते हैं कि अथ इसके पश्चात, शरीर शोभा से कामदेव को तिरस्कृत करने वाले, अपने रहस्य को जानने वाले, मित्रों के साथ नगर के समीपवर्ती उद्यान के देखने के इच्छुक राजा नल ने निसंदेह भृत्यों को, अपने सेवकों को सवारी लाने का आदेश दिया। ठीक है ना। यहाँ पर जो महाकवि श्री हर्ष हैं वो बता रहे हैं कि उद्यान विहार की इच्छा प्रकट करके राजा नल ने सेवकों को सवारी लाने का आदेश दिया। ठीक है, महाकवि का कहने का तात्पर्य है
कि जब नल अपने काम चिन्हों को छुपाने में असमर्थ रहे और उनके मित्रों ने यह जान लिया कि यह वस्तुतः विहारार्थ उद्यान को नहीं जा रहे हैं किंतु काम चिन्ह गोपनार्थ जा रहे हैं, ऐसे गुप्त विषय को जानने वाले मित्रों के साथ ही नल ने उद्यान भ्रमण की इच्छा प्रकट की। ठीक है, जैसे हम देखते हैं कि जब कोई व्यक्ति अपने शत्रुओं से पीछा छुड़ाने के लिए कोई उपाय सोचता है, तब तो वैसे ही नल ने अपने काम विकारों को छिपाने के लिए वहां से चले जाना ही उचित समझा। ठीक है ना, तो ये आपके समझ में आ गया होगा। देख लीजिए ना एक बार। तदंतर अपनी शोभा से मीन ध्वज काम को तिरस्कृत करने वाले नल ने अपने रहस्य के वेत्ता तुल्य वयस्क मित्रों के साथ नगर के निकटवर्ती उपवन को देखने की इच्छा जताते हुए वाहन लाने के लिए आज्ञापालक जो सेवक था उसको आदेश दिया। ठीक है ना। यहां हम देखते हैं भर्षित मत्स्य केतन है से यह भी ध्वनित हो रहा है कि काम नल की शोभा बढ़ाने का काम करने वाला कर्मचारी हुआ। इस प्रकार नल के काम चिन्ह युक्त अंग भी उसके कामजयी होने का प्रमाण देने लगे। ठीक है ना। चलो इस अब अगला जो पद्य है उसको देखते हैं। तो देखिए अमी ततस्तस्य विभूषितम सितम जवे अपि भाने अपि च पौरुष अधिकम उपहारनम अश्वम अजस्त्र चंचलई खुरांचलई छोदितम मंदोरोदरम। देखिए अमी ततस्तस्य विभूषितम सितम जवे अपि भाने अपि च पौरुष अधिकम उपहारनम अश्वम अजस्त्र चंचलई खुरांचलई छोदितम मंदरोधिरम। तो देखिए अमी ये सेवक हैं ततः इसके पश्चात तस उस नल के विभूषितम अलंकारों से विभूषित शितम श्वेत वर्ण वाले जवे अपि गति में भी और भाने अपि और ऊंचाई में भी पौरुष अधिकम पुरुषों से अधिक उपहारनम अश्वम उपहारन लाए अश्वम अश्व को घोड़े को अजस्त्र चंचलई जो अजस्त्र लगातार चंचलई जो चंचल है निरंतर चंचल है खुरांचलई खुर के अग्रभागों से छोदित मंदोदरम छोदित अश्वशाला के जो मध्य भाग हैं उसको चूर्णित करने वाले ऐसे उसको लाए। तो अन्वय देख लीजिए इसका। ततः अमी तस्य विभूषित शितम जवे अपि भाने अपि च पौरुष अधिकम अजस्त्र चंचलई खुरांचलई छोदित मंदोदरम अश्वम उपाहरन। तो अर्थ देख लीजिए कि तदंतर इसके पश्चात ये सेवक उस नल के लिए अलंकारों से विभूषित श्वेतवर्ण गति और ऊंचाई में भी पुरुषों से अधिक निरंतर चंचल खुराग्र भागों से
अश्वशाला के मध्य भाग को चूर्णित करने वाले घोड़े को लाए। ठीक है ना। यहाँ पर जो महाकवि श्री हर्ष हैं वो नल के विहारार्थ लाए गए अश्व का वर्णन कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि दोनों हाथ ऊंचे करने पर पुरुष की जो लंबाई होगी उसके बराबर ऊंचा वह घोड़ा था तथा अपनी तीव्रता के कारण निरंतर भूमि को अपने खुरों से खोद रहा था। यहाँ स्वाहोक्ति अलंकार है, स्वाभाविक वर्णन किया गया। बता रहे हैं कि किसी भी पशु या पक्षी का यह स्वाभाविक नियम है कि वे जहां भी रहता है वहां अपने स्वाभाविक गुण को नहीं छोड़ता। अतएव एक उत्तम कोटि का घोड़ा हमेशा खुरों को चलाता रहता है, अर्थात दीर्घता, उच्चता और चंचलता अच्छे घोड़े के गुण माने गए हैं। ठीक है ना। तो यहां पर हम इसको ऐसे भी देख सकते हैं, एक बार देखिए। तत्पश्चात वे निदेशकारी उस नल के सुसज्जित श्वेत रंग के वेग में भी और परिमाण में भी, परिमाण ऊंचाई में भी पुरुष प्रमाण अथवा बल में अधिक निरंतर चंचल खुरों की अगली कोरों से मंदुरा, जो घुड़साल होती है उसके मध्य को विदीर्ण करने वाले अश्व को लाए। ठीक है ना। तो यहां पर उस घोड़े का वर्णन है कि ऐसा वो अश्व है। ठीक है, क्लियर हो गया, स्पष्ट। आगे देखिए। अथ अंतरेण बटुगामिन अध्वना निशिथि नाथ महे सहोदराय निगाल गादिव मणि उत्थितै विराजितम केसर केश रश्मि भी। अथ अंतरेण आबटुगामिना ध्वना निशिथि नीनाथ महस सहोदरई निगाल गादेव मणेर इव उत्थितैर विराजितम केसर केश रश्मि भी। तो देखिए, अथ इसके पश्चात, ठीक है ना, अथ आंतरेण मध्य भाग से, ठीक है, अबटुगामिना मृक्याटिका से जाने वाले, अध्वना देखिए जो मार्ग है उससे, अध्वना जो मार्ग है उससे, निशिथिनाथ जो निशिथिनाथ है चंद्रमा, महेश सहोदरी उस चंद्रमा की ज्योत्सना के समान, चांदनी के समान, निगाल गाद दे मणे उत्थितई, देखिए निगाल गात गल प्रदेश से, निगालगात गल प्रदेश से, देवमणि स्थान से अर्थात भौरी से, ठीक है ना, ठीक है, देवमणि इव उत्थितई, इव समान, उत्थितई इव समान, उत्थितई उठे हुए, विराजितम शोभित, केसर केश रश्मि भी, केसर केश जो गर्दन के बालों की रश्मि भी किरणों से, ठीक है। तो यहां भी घोड़े का वर्णन है। तो देखिए अन्वय, अथ निगाल गाद देवमणि आंतरेण अबटुगामिना अध्वना उत्थितई
एव निशीथिनीनाथ महेशोदरई केसर केस रश्मि भी विराजितम। इसका देखिए, इसके बाद गल प्रदेश स्थित देवमणि से कंठ के बीच में स्थित गर्दन के ऊपरी प्रदेश की ओर जाते हुए मार्ग से निकले हुए के समान, चंद्रमा की किरणों के समान, गर्दन के वालों की किरणों से शोभित जो घोड़ा था उस पर वो चढ़े। तो यहाँ पर महाकवि कह रहे हैं कि दक्षिणावर्त घूमी हुई बालों की भौरी को देवमणि भी कहते हैं। यह देवमणि अश्व का सुलक्षण सूचक होती है। देवमणि कौस्तुभमणि को तथा चंद्र को भी कहते हैं। वे दोनों ही समुद्र से उत्पन्न हैं। अतएव दक्षिण की ओर घूमे हुए भौर दार बालों के देवमणि शक से व्यवहृत होने के कारण और देवमणि का चंद्रमा अर्थ होने के कारण उन बालों का श्वेत वर्णन करना असंगत नहीं है। ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको ये क्लियर हो गया होगा, ये स्पष्ट हो गया होगा। फिर भी आप एक बार देख लीजिए। तत्पश्चात निशानात यानी चंद्रमा की किरणों की सहजात, चंद्र किरणों सी शुभ उज्ज्वल गल प्रदेश में स्थित देवमणि, ठीक है, यानी घड़ी के कांटे की भांति दाहिनी ओर घूमी दक्षिणावर्त शुभ घोड़े की गर्दन पर होने वाले बालों की भंवरी से अवटु अर्थात गर्दन के पिछले भाग तक के आंतर अर्थात मध्य भाग से जाने वाले मार्ग से उद्भूत जैसी कंधे पर फैले बालों की किरणों से सुशोभित घोड़े पर नल आरूढ़ हो गए। ठीक है, ये लगातार आगे के श्लोकों में भी ये चलेगा, घोड़े पर वो चढ़ गए, आरूढ़ हो गए। ठीक है ना। ये आगे तक कई श्लोकों में ने घोड़े का वर्णन किया है, तो हम देखते हैं आगे। ठीक है, तो ये स्पष्ट। तो चलिए इससे आगे चलते हैं। तो देखिए, अजस्त्र भूमि तट कुट्टनोदगतई रूपस्य मानम चरणे सूरेणुभि रये प्रकर्ष अध्ययनार्थम आगतई जनस्य चेतोभिर्वाणीम अंकितई। देखिए, अजस्त्र भूमि तट कुट्टनोदगतई उपास्यमानम चरणेषु रेणुभि रये प्रकर्ष अध्ययनार्थम आगतई जनस्य चेतोभिरिव वाणीम अंकितई। ठीक है ना। तो देखिए, अजस्र भूमि तट कुट्टनो उदगतई, अजस्र लगातार, भूमि तट भूमि के तल को, कुट्टनो उदगतई चूर्णित करने से उत्पन्न, उपास्य मानम सेवा किए जाते हुए। ठीक है, चरणेशु चरणों में, रेणु भी धूलियों के द्वारा, रय प्रकर्ष अध्ययनार्थम आगतई, रय तीव्र वेग के, है ना, अध्ययनार्थ अध्ययन के लिए, आगतई आए हुए, जनस्य मनुष्यों के, जनस्य मनुष्यों के, चेतो भी भावों के एवं समान, चेतो भी एव चेतों के समान, अणिमा अंकितई अणु परमाणु युक्त। ठीक है ना। तो अन्वय से अर्थ देख लीजिए एक बार इसका। अजस्त्र भूमि तट कुट्टनो उदगतई,
रेणु भी रय प्रकर्ष अध्ययनार्थम आगतै अणिमार्कितै जनस्य चेतो भी इव चरणेषु उपास्यमानम। अब अन्वय हो गया इसका। अब अर्थ देखिए कि निरंतर भूतल को चूर्णित करने से उत्पन्न हुई धूलियों के द्वारा तीव्र वेग के अध्ययन के लिए आए हुए अणु परमाणु युक्त मनुष्यों के चित्तों के समान चरणों में सेवा किए जाते हुए ऐसे वो घोड़े पर चढ़ा। महाकवि जो है वो अश्व की तीव्रगामिता का वर्णन कर रहे हैं। तो कह रहे हैं कि उस घोड़े का वेग मनुष्यों के मन से भी तीव्र था, अतः लोगों के मन घोड़ों के पास तीव्र वेग को सीखने के लिए आकर शिष्य के समान उसके चरणों की सेवा करते थे। यहाँ घोड़े भूतल पर अपने पैर पटक रहे थे, फलस्वरूप धूलि उड़कर उनके पैरों से लिपट रही थी। महाकवि श्रीहर्ष कल्पना करते हैं कि वे धूलि नहीं, मानो लोगों के चित्त ही अणु परमाणु रूप में हैं, जो घोड़े से वेग अतिशय सीखने के लिए उसके चरणों का सेवन कर रहे हैं। यहाँ हम देखते हैं कि अणुरूप होना चित्त और रजकणों का सादृश्य है। जिस प्रकार विनीत शिष्य गुरु के चरण स्पर्श करता है, वैसे ही चित्तों ने वेग विद्याध्ययन के लिए वायु से भी शीघ्रगामी उस अश्व के चरण स्पर्श किए। ठीक है, स्पष्ट। और देख लीजिए एक बार इसको कि वेग की प्रकृष्टता आधिक्य को सीखने आए परिमाण में अणु के समान लोगों के चित्तों के तुल्य निरंतर भूमि तल के कूटने से उड़ी धूलि से उपासित घोड़े पर राजा चढ़ा। यहाँ पर हम देखते हैं कि अश्व के वेग और स्वभाव का वर्णन है। रेणु की तुलना अध्ययन करने आए मन से करना ज्योतित करता है कि अश्व मनोजव ही नहीं था, मन से कहीं अधिक वेगवान था। उसी कारण धूलि कण रूप में जन मन अश्व के चरणों पर संलग्न ही नहीं थे, शिष्यों के सदृश चरणोपासना कर रहे थे। ठीक है ना, स्पष्ट। ठीक है, चलो अच्छी बात है। इससे आगे का देखिए कि चलाचल प्रोथतया महीभृते स्वेवेग दर्पानिव वक्तुम उत्सुकम अलम गिरावेद किलायम आश्रयम स्वयं हयस्यति च मौनम आस्थितम। तो देखिए चलाचल प्रोथतया महीभृते स्वेवेग दर्पानिव वक्तुमुत्सुकम अलम गिरावेद किलायम आशयम स्वयं हयस्यति च मौनम मास्थितम। ठीक है, तो देखिए अर्थ देख लिए पहले इसका। चलाचल प्रोथतया, चलाचल प्रोथतया ओष्ठ के अग्र की अत्यधिक चंचलता से, महीभृते राजा नल से, स्ववेग दर्पान एव स्ववेग अपने वेग के दर्पान दर्प को, ठीक है, इव समान, ठीक है ना, इव उसके समान, वक्तुम उत्सुकम, वक्तुम कहने की इच्छा से, उत्सुकम उत्सुक के, जो एव है यहाँ पर उत्सुकम एव उत्सुक के समान, अलम व्यर्थ है,
गिरा जो वाणी है, वेद जानता है, किल निश्चित रूप से। अयम आशयम, अयम यह, आशयम आशय है, भाव है, स्वयं स्वयं ही, अपने आप, हयस्य इति, हयस्य घोड़े का, इति इस प्रकार, च और, मौनम मौन, आस्थितम, आस्थितम धारण किए हुए। ठीक है, अन्वय देखिए इसका कि चलाचल प्रोथितया महीव्रते स्ववेग दर्पान, वक्तुम उत्सुकम इव, गिरा अलम अयम स्वयं हयस, आशयम वेद किल, इति च मौनम आस्थितम। ठीक है ना। तो देख लिए कि ओष्ठाग्र की अत्यंत चंचलता से राजा नल से अपने वेग के दर्प को कहने की इच्छुक को, कहने की जो इच्छा है उसको उत्सुक सा, लेकिन कहना व्यर्थ है, ये स्वयं ही घोड़े का भाव जानते हैं। इस प्रकार मौन किए हुए वो जो घोड़ा है उस पर वो चढ़ गए। तो यहाँ पर भी महाकवि ने घोड़े का वेग का वर्णन किया है। तो महाकवि का कहने का तात्पर्य है, या वो कह रहे हैं कि घोड़े के नथुने बड़े होने के कारण निरंतर फड़कते रहते हैं। यहाँ पर कवि कल्पना करता है कि मानो अश्व अपने वेग अतिरेक को राजा से कहना चाहता है, लेकिन राजा सर्वज्ञ है, यह जानकर वह मौन धारण किए हुए है। ये जो श्लोक है, ये जो पद्य है, ये भाव प्रधान है। ऐसा बहुधा देखा जाता है कि जहाँ बोध बुद्धिमान हो और वक्ता के भाव को स्वयं समझने की शक्ति रखता हो, तो वहाँ वक्ता मौन हो जाता है, क्योंकि बोध या श्रोता उस भाव को स्वयं ही जानता है। समझदार को समझाने के लिए वचन प्रयोग व्यर्थ है। उस प्रकार यहाँ भी नल का अश्व समझदार था। उसने नल जैसे विद्वान राजा को अपना भाव स्वमुख से कहना दुरुक्ति ही समझा। ठीक है, हो गया स्पष्ट। तो देख लीजिए एक बार और इसको कि अत्यंत चंचल नासापुट ओष्ठाग्र भाग से युक्त होने के कारण अपने वेग अभिमान के विषय में मानो राजा से निवेदन करने को उत्सुक, परंतु यह राजा स्वयं इस आशय को समझता है, सो वाणी को उसने विश्राम दिया। ऐसे मौन घोड़े पर वो राजा चढ़ गया। ठीक है, यहाँ पर हम देखते हैं कि चलाचल प्रोथता अश्व का स्वभाव है। इसी आधार पर यहाँ पर क्या है, उत्प्रेक्षा है। राजा हया आशय को समझता है। यह उक्ति नल के अश्व विद्या विशारद होने को संकेतित करती है। ठीक है ना। तो ये आपको स्पष्ट हो गया। तो इनको आप एक बार और पढ़ लीजिए, इनका अर्थ अनुवाद आप देख लीजिए। ठीक है ना। तो आपको ये और अधिक स्पष्ट हो जाएंगे। आप इनको बार बार एक दो बार देख लें तो आप इनको फिर कभी भूलेंगे नहीं। ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही। जयतु संस्कृतम जयतु भारतम। ठीक है।